हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज जो है क्लास 9 के चैप्टर 1 के गृह विज्ञान के तत्व क्षेत्र का दूसरा क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ, दीर्घोत्तरी। पहला क्वेश्चन हम कुछ दिन पहले डाल चुके हैं, चूँकि अपनी भी पढ़ाई चल रही तो समय के अभाव में नहीं कर पा रहे थे, बट अब प्रयास रहेगा कि मैं डेली एक क्वेश्चन डाल सकूँ। ठीक है, तो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा, साथ रहिएगा, साथ दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसके प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसके महत्व के बारे में जानेंगे कि गृह विज्ञान का शिक्षण जो है आधुनिक युग में महत्व क्यों माना जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं इसके आंसर की तरफ। ये रहा आपका गृह विज्ञान का महत्व। ठीक, गृह विज्ञान का महत्व लिखने के बाद आपको लिखना होगा गृह विज्ञान का क्षेत्र, जिसमें आता है शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान, आहार और पोषण विज्ञान, रोगी परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा, समाज कला एवं बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, गृह प्रबंध, वस्त्र विज्ञान, सिलाई कढ़ाई एवं कपड़ों की धुलाई और सुरक्षा। उसके बाद से आता है आपका गणित एवं उपभोक्ता अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र और बागवानी। ओके, तो इसमें से मुख्य चीज़ों पे विशेष ध्यान देना होता है। नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, बागवानी का कोई उतना वो जानना ज़रूरत नहीं है, वैसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं, लिख पाते हैं। ओके, तो आप लोग कॉपी पेन लेके तैयार रहिएगा और मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक युग में गृह विज्ञान का महत्व। ओके, गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जो पारिवारिक जीवन को सफल एवं समृद्ध बनाने का ज्ञान प्रदान करता है। यह विषय बहुत ही व्यापक एवं व्यवहारिक है, इसलिए यह गृह संचालन में सभी प्रकार के कार्यों को संपन्न करने की ऐसी उत्तम एवं सरल विधियाँ बताता है जिनमें धन, समय एवं श्रम कम से कम व्यय हो और कार्य उत्तम हो। कहने का तात्पर्य आपका गृह विज्ञान में जो है ऐसी विधियों को बताया जाता है जिससे कि आप जितनी सुविधापूर्वक उस कार्य को कर लें और आपका समय भी कम खर्च हो। ओके, गृह विज्ञान का लक्ष्य है कि परिवार की आय का समुचित उपयोग हो, परिवार के सदस्यों को पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन मिले, गृह सज्जा आकर्षक एवं आरामदायक हो तथा परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम हो। उपयुक्त विधियों से कार्य करने पर जो समय और श्रम की बचत होती है उसका उपयोग गृहिणी को सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोरंजनात्मक एवं आध्यात्मिक कार्यों में करना चाहिए। हमारे जीवन में अध्यात्म का भी जो है बहुत महत्व है। अगर आप आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ते हैं तो यह आपको बहुत ही ज़्यादा मानसिक शांति प्रदान करता है, बहुत ही ज़्यादा। मैं खुद ही अध्यात्म के रास्ते पे हूँ और साथ में सिर्फ वर्क करना ही ज़रूरी नहीं होता है, मनोरंजन भी ज़रूरी होता है, कुछ सामाजिक लोगों से मिलना भी ज़रूरी होता है। तो इसकी वजह से इसकी चर्चा इसमें की गई है। तो हमारे संस्कृतियों से जुड़ना भी ज़रूरी नहीं होता है। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम अपने घर के कामों में ही व्यस्त हैं, हमें किसी और से कोई वो नहीं रहे। ठीक है, तो इसमें सारे बने के जीवन में क्या क्या उपयोग होते हैं उन सब की चर्चा इसमें की जाती है। गृह विज्ञान का ज्ञान आज की परिस्थितियों में एक बहुलक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करने में समर्थ है। अंधाधुंध बढ़ती महंगाई के कारण परिवारों में सदस्यों की गंभीरतम आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र तथा शिक्षा की पूर्ति करना कठिन हो गया है।
कठिन हो रहा है। गृह विज्ञान यह भी सिखाता है कि भोजन तैयार करने में ऐसे खाद्य पदार्थ चुने जाएं जो सस्ते होते हुए भी महंगे पदार्थों के समान पौष्टिक हो। गृह की साज सज्जा एवं वस्त्रों में उनके मूल्य के साथ साथ उनकी उपयोगिता, टिकाऊपन तथा उपयुक्तता का भी ध्यान रखा जाए। इस प्रकार गृह विज्ञान परिवारों की कुशल गृह संचालन संबंधी समस्याओं का समाधान करने की सरल एवं उपयोगी विधियों को सिखाता है। अतः गृह विज्ञान का अध्ययन आज की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण ही नहीं वरन परम आवश्यक है। गृह विज्ञान विषय गृह के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है। गृह विज्ञान को स्त्री भी पढ़ सकते हैं, पुरुष भी पढ़ सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि कोई एक, क्योंकि घर तो दोनों को चलाना होता है, तो इसलिए ये कि कोई भी पढ़ सकता है। क्योंकि हमारे बच्चे के बहुत सारे बच्चे हैं जो लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। गृह विज्ञान विषय अनेक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। इन लक्ष्यों की पूर्ति गृहिणी अकेली संतोषपूर्ण विधि से नहीं कर सकती। उनको कुशलतापूर्वक करने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। अतः इस स्थिति में पुरुषों को भी गृह कार्य में हाथ बटाना चाहिए। ऐसा तभी संभव होगा जब उन्हें गृह विज्ञान के सिद्धांतों व नियमों का व्यवहारिक ज्ञान हो। परिवार में पुरुषों एवं बालकों को भी विभिन्न कार्यों में सहयोग प्रदान करना चाहिए ताकि घर के सदस्यों का जीवन सुखमय, शांतिमय व मधुर हो सके। ठीक है। गृह विज्ञान का शिक्षण गृह से संबंधित जितना वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है उतनी ही गृह में रोचकता एवं सौंदर्य लाने हेतु कलात्मक ज्ञान भी प्रदान करता है। गृह विज्ञान में उन सभी सिद्धांतों एवं विधियों का वैज्ञानिक क्षेत्र में ज्ञान दिया जाता है जिनमें समय, श्रम एवं धन कम से कम व्यय हो। अतः गृह विज्ञान का अध्ययन आधुनिक परिवारों के लिए प्रत्येक पुरुष, स्त्री, बालक एवं बालिका को समान रूप से महत्वपूर्ण ही नहीं परम आवश्यक हो गया है। आपके घर के हर एक सदस्य को जो है सीखना चाहिए गृह विज्ञान। ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट में नहीं लिए हैं, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे चल रहा है या फिर कहीं भी चल रहा है तो आप उस ज्ञान को ग्रहण कीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं, गृह विज्ञान के क्षेत्र के बारे में देखते हैं। ओके। तो गृह विज्ञान का क्षेत्र, सफल गृहिणी बनने के लिए उसे निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना चाहिए। पहला है स्वास्थ्य रक्षा संबंधी ज्ञान, जिससे वह अपने परिवार के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रख सके। दूसरा है मातृकला तथा बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, जिससे वह अपनी संतान का उचित रूप से पालन पोषण कर सके। तीसरा है गृह प्रबंध और विभिन्न गृह कलाओं का ज्ञान, जिससे वह अपने घर का प्रबंध और आवश्यक कार्य को सफलतापूर्वक कर सके। चौथा है मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का ज्ञान, जिससे वह अपने परिवार को सुखी रख सके। उक्त सूची से स्पष्ट है कि गृह विज्ञान विषय का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें उन सभी विषयों का अध्ययन सम्मिलित है जो मनुष्य के व्यक्तिगत, परिवार तथा सामाजिक जीवन को किसी न किसी प्रकार प्रभावित करते हैं। अतः गृह विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित कराया जाता है। ओके। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, पहला है शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। सही बात है। अगर आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो फिर आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो, घर का कार्य करना हो, खेलना हो, किसी से बातें करना हो, हर एक
एक्टिविटी के लिए हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपका स्वस्थ रखना। क्योंकि अगर आप अस्वस्थ रहते हैं तो आप में चिड़चिड़ापन होता है और आप किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता है। स्वस्थ व्यक्ति का बौद्धिक विकास भी ठीक से होता है और वह जीवन में सब प्रकार की सफलता पाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर की रचना तथा उसकी कार्य प्रणाली का सामान्य ज्ञान आवश्यक है। साथ ही शरीर को स्वस्थ रखने तथा रोगों से उसकी रक्षा के उपाय भी ज्ञात होने चाहिए कि हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। ओके, इसमें आपका पूरा विश्लेषण नहीं है कि कैसे आप स्वस्थ रहेंगे, क्या है, आगे चल के आपको इसके बारे में पता चलेगा। अभी बस आपको इसमें क्षेत्र आपके बताए जाते हैं कि किस किस क्षेत्र में आपको कौन कौन से क्षेत्र गृह विज्ञान में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। उसके बाद से है विज्ञान। प्रत्येक गृहिणी के लिए विज्ञान का सामान्य ज्ञान बहुत आवश्यक है। रसायन विज्ञान के अध्ययन से हमें भोज्य पदार्थों के तत्वों के संबंध की जानकारी मिलती है। जीवाणुनाशक तथा कीटाणुनाशक पदार्थों के संबंध की बातें ज्ञात होती है आदि। कपड़ों की धुलाई, रोगों की दवा आदि का आवश्यक ज्ञान भी हमें रसायन विज्ञान प्रदान करता है। भौतिक विज्ञान अनेक घरेलू विद्युत उपकरणों का सिद्धांत और उनके प्रयोग विधि तथा देखभाल और सामान्य मरम्मत का ज्ञान कराता है। आज अधिकांश घरों में बिजली का पंखा, कूलर, रेफ्रिजरेटर, इस्त्री, टोस्टर तथा प्रेशर कुकर आदि उपकरण प्रयुक्त होते हैं। उनकी कार्यविधि यदि गृहिणी को न आए तो वह इनका पूरा लाभ नहीं उठा सकती। भौतिक विज्ञान के अध्ययन से ही इन उपकरणों के संबंध की आवश्यक बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। जीव विज्ञान और जीवाणु विज्ञान का अध्ययन भी गृहिणी के लिए आवश्यक है। इससे उसे लाभप्रद और हानिप्रद जीवाणु का ज्ञान होता है। यह ज्ञान उसे भोजन की सुरक्षा में सहायता देता है। चलिए आते हैं हम तीसरे पे। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर ये बनाया गया है। परिवार के हित के लिए गृह विज्ञान के क्षेत्र, ये पूरा आपका जो विश्लेषण किया गया है। शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान, आहार और पोषण विज्ञान, रोगी परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा, मार्ग कला, बाल कला, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, गृह प्रबंध, वस्त्र विज्ञान, गणित एवं अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र, समाजशास्त्र, बागवानी। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद से आप बना लीजिएगा अपनी कॉपी पे, फिर वीडियो रोक के बना ही सकते हैं, इतनी देर तक हमने छोड़ा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आहार एवं पोषण विज्ञान। ओके, मनुष्य का स्वास्थ्य उचित आहार पर ही मुख्य रूप से निर्भर करता है। भोजन पकाना एक कला और विज्ञान दोनों ही है। भोजन को सफाई से बनाना उसका आकर्षक और सुंदर होना कला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन में हम क्या और कितना खाएं, भोजन के विभिन्न तत्वों का शरीर और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, विभिन्न व्यक्तियों की भोजन संबंधी आवश्यकताएं क्या हैं, विभिन्न भोज्य पदार्थों के गुण अवगुण क्या हैं, खाद्य पदार्थों के गुणों को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है इत्यादि का ज्ञान पोषण विज्ञान का विषय है। कम से कम व्यय, कम से कम समय और कम से कम परिश्रम में अच्छा, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद भोजन बनाना प्रत्येक नारी को आना चाहिए। इन सब बातों का ज्ञान पोषण विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रोगी परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा। विभिन्न प्रकार की
चोटों और दुर्घटनाओं में तत्काल कुछ उपचार हो जाने से अनेक प्राणी मरने से बच जाते हैं और उनका कष्ट बढ़ने नहीं पाता। खेल कूद में बच्चों को प्राय छोटी मोटी चोटें लगती ही रहती हैं। इनके उपचार का ज्ञान होने से माता तुरंत बालक का उपचार कर सकती है और प्रत्येक बार छोटी छोटी बात के लिए उसे डॉक्टर के पास व्यर्थ दौड़ना नहीं पड़ता। यदि समय पर प्राथमिक सहायता नहीं मिलती है तो कभी कभी छोटी चोट भी भयंकर बनकर घातक सिद्ध हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कभी छिल उल जाता है बच्चों का, कहीं गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो उस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाता है या फिर बच्चे डर के मारे नहीं कहते हैं और बाद में जब पता चलता है तो उसमें जो है सड़न होने लगती है। जबकि अगर हम तुरंत उसका उपचार करते हैं तो इन सब बातों से जो है हम सावधान रहते हैं और जितनी जल्दी हो सके उसका इलाज। जैसे अगर मान लीजिए कहीं बच्चे का छिल गया तो आपका घरेलू उपाय है कि देसी घी गरम करके अगर आप उसको सेकती हैं दिन में 2-3 बार तो आराम मिलने का पूरा चांस होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। किसी के बीमार पड़ने पर दवा के साथ साथ उनकी परिचर्या की भी आवश्यकता होती है। डॉक्टर तो दवा बताकर चला जाता है, उस दवा को डॉक्टर के आदेशानुसार रोगी के पथ्य का ध्यान रखना, उसका ताप लेना, स्पंज करना, सेक करना आदि सब कार्य परिचारक को ही करने पड़ते हैं। परिचर्या के सब कार्य माता, पत्नी, बहन अथवा कन्या के रूप में स्त्री ही अच्छी तरह कर सकती है। एक तो उसमें स्वभावतः स्नेह, दया और सहानुभूति अधिक होती है। दूसरे, स्त्री ही घर पर रहती है। इसका कारण प्राथमिक चिकित्सा और रोगी परिचर्या दोनों का ज्ञान नारी के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि घर पे तो स्त्रियाँ ही रहती हैं जो कि आराम से, आजकल तो नहीं कह सकते कि स्त्रियाँ भी घर पे रहती हैं क्योंकि वो भी अपना कमाने खाने लगे हैं। तो इसलिए गृह विज्ञान में ये भी कहा गया है कि पुरुष और स्त्री दोनों को ये ज्ञान होना चाहिए और दोनों में ये भावना नहीं रहनी चाहिए कि मैं पुरुष हूँ तो मैं क्यों करूँ, तुम स्त्री हो तुम ही करो। या फिर स्त्रियों में भी ये भावना नहीं रहनी चाहिए कि हम बाहर काम करते हैं तो हम घर का काम नहीं करेंगे। दोनों को मिल बांट के किसी भी कार्य को करना चाहिए जिससे घर में जो है सामंजस्य बना रहे, कि किसी पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। ठीक है, आगे चलते हैं। मातृ कला और बाल मनोविज्ञान। माता के रूप में नारी का उत्तरदायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बालक बड़े होने पर आदर्श और सर्वगुण संपन्न नागरिक बने, यह माता का उत्तरदायित्व है। इसके लिए बच्चों की समुचित शिक्षा आवश्यक है। प्रारंभिक अवस्था में यह शिक्षा भी घर पर ही होती है। बच्चों का लालन पालन किस प्रकार किया जाए, उनको बचपन में किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, उनका वातावरण किस प्रकार का हो तथा उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, इन सब बातों का सम्मिलित प्रभाव बालक का व्यक्तित्व और चरित्र बनाने में पड़ता है। अतः माता को इस बात का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है कि मातृ कला के अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है कि वह किस प्रकार गर्भावस्था में अपनी देखभाल करें जिससे उनका और उनके गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य ठीक रहे। जन्म के उपरांत बालक के उचित लालन पालन का आवश्यक ज्ञान भी उन्हें कराया जाता है। बालकों का भोजन, वस्त्र, खेलकूद संबंधी आवश्यकताओं तथा रोगों से उनकी रक्षा करने के उपाय सिखलाए जाते हैं। इस प्रकार माता बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रखने का ज्ञान प्राप्त कर लेती है। बच्चों के उचित मानसिक विकास का ज्ञान बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से मिलता है। इस प्रकार मातृ कला और बाल मनोविज्ञान एक दूसरे से बड़े घनिष्ठ रूप से संबंधित विषय हैं। बाल मनोविज्ञान, ओके, मातृ कला और बाल मनोविज्ञान
मैंने कि बच्चों की मानसिकता को समझना, जैसे कि बहुत लोग नहीं इस बात को समझ पाते हैं कि बच्चा किस कारण से रो रहा है। बच्चे को जब भूख लगती है उस समय का रोना, और बच्चे को जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे वो माँ के लिए रो रहा है या फिर उसे चोट लगी है, कहीं दर्द हो रहा है, भूख लगी है, तो रोने की आवाज़ से जो है समझ में आ जाता है कि बच्चे की रुदन क्या कह रही है, उसे क्या तकलीफ़ है। अब जो बच्चे इतने छोटे होते हैं जो कि कह नहीं पाते हैं, तो उनके रोने से ही हमको समझना होता है। तो अगर मान लीजिए ऐसा लगता है कि उसके पेट में दर्द है, पेट में दर्द की वजह से रो रहा है क्योंकि वो चुप ही नहीं हो रहा है, बार बार दूध पिलाओ उसके बावजूद भी रो रहा है, तो पेट पे जो है नाभि के आसपास के माँ के दूध में हींग जो है मिला के गला करके उसको लगाया जाता है। तो उसको मैंने कि बाल मनोविज्ञान मैंने कि बच्चों की मानसिकता को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अमार्थ कला तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि बच्चे का पालन पोषण किस तरह से किया जाए, इसको अमार्थ कला कहते हैं। ये भी एक कला होती है कि कैसे, जैसे कि आप वस्त्र डिज़ाइन करते हैं तो वो एक कला होती है, तो उसी तरह से बच्चों का पालन पोषण कैसे करें ये भी एक कला होती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान, ओके। मनोविज्ञान के अध्ययन से मनुष्य के व्यवहार को समझने का ज्ञान आ जाता है। परिवार और समाज में भिन्न आकृतियों के लोगों के साथ मिलजुल कर सहयोग से रहना पड़ता है। मनोविज्ञान के ज्ञान से हम दूसरों के व्यवहारों और उसके कारणों को समझने लगते हैं, अतः बहुत से झगड़े झंझट नहीं हो पाते हैं। अब घर में एक जैसे लोग तो होते नहीं हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं, तो हम किससे जो है किस तरह से बातें करें, किस तरह का व्यवहार रखें। सबके साथ तो वैसे हम अच्छा ही व्यवहार हमें रखना चाहिए, ये नहीं कह रहे हैं कि किसके साथ, पर बातचीत का एक लहजा जो है ना, कुछ लोग के साथ बड़ा ही सोच समझ के वो करना। बहुत लोगों से आप एकदम फ्रेंडली रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप किस तरह से बोल रहे हैं, बिल्कुल फ्रेंड की तरह वो रहेंगे। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप थोड़ा सा भी अनरिस्पेक्ट किए तो उन्हें लगता है कि अरे ये क्या हो गया, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप पे बहुत सारे दोषारोपण लगाए जा सकते हैं कि आप क्या हैं, आपके पूरे चरित्र के बारे में जो है बता दी जाती है। थोड़ा सा अगर अनबिहेव हो गया, अगर आप फ्रेंडली किसी से बातें करने लगे तो ऐसी सब बातें हैं। तो इन सब में जो है बहुत वो ध्यान देना पड़ता है परिवार में कि किससे हम किस तरह से व्यवहार करें। ठीक है, चलिए ज़्यादा हो रहा है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे है गृह प्रबंध। घर के प्रबंध और संचालन का प्रमुख उत्तरदायित्व नारी का होता है। ये तो भारत की परंपरा है कि नारी पे ही पूरा दायित्व जो है सौंपा गया है। इन कार्यों में रुचि भी होती है। यदि घर के प्रबंध की शिक्षा कन्या को न मिले तो वह गृहिणी बनने पर अपने घर का प्रबंध सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से नहीं कर सकेगी। सही बात है, सिखाना भी चाहिए बच्चियों को, क्योंकि अगर बच्चियाँ सीख लेती हैं तो कल को अपने घर जाती हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा वो सही होता है। पर साथ में लड़कों को भी सिखाना चाहिए कि भैया घर में बहू आए तो ऐसा नहीं कि उसके साथ आप अनरिस्पेक्ट करो, दासी की तरह समझो। बहुत से घरों में बहुत से ऐसा होता है, बट अब तो बहुत लोग समझदार हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अतः उसे गृहिणी के कर्तव्यों का पूरा करने के ढंग आदि की शिक्षा मिलना अत्यंत आवश्यक है। घर के प्रबंध की भांति ही घर की सजावट कर सकना भी अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य सुंदरता प्रिय होता है, वह अपने घर को भी सुंदर और आकर्षक देखना चाहता है, अतः नारी को इस कला में निपुण होना चाहिए। घर की व्यवस्था सब कामों
का नियमित संचालन और आय व्यय में संतुलन रखना भी गृहिणी का ही उत्तरदायित्व होता है। गृह का चुनाव, बनावट, सजावट, सफाई एवं सुरक्षा, गृह संबंधी वस्तुओं और सामान की देख रेख, घरेलू हानिकारक जंतुओं को नष्ट करना और उनसे बचने के साधन, घर के आय व्यय का चिट्ठा रखना, घर की आवश्यकताएं और उनकी पूर्ति का ढंग, गृह कार्यों का उचित विभाजन और दिनचर्या, यह सब गृह प्रबंध के अंतर्गत सिखलाया जाता है। ठीक है। तो ये आपका मैंने कैसे मुख्य है कि गृह प्रबंध में क्या क्या सिखलाया जाता है, इसलिए इसे मैंने ऐसे ब्रैकेट बंद कर दिया है। और आगे चलते हैं। आज के युग में समय, शक्ति, श्रम और धन की बचत करने के भी विभिन्न कारणों से नारी का ध्यान गया है। नारी का बाह्य कार्यों में लगना भी इसका एक प्रमुख कारण है। अतः दोनों उत्तरदायित्वों में संतुलन रखना, उसे सिखलाना आवश्यक है कि आप घर के कार्यों को भी कर रही हैं, बाहर के कार्यों को भी कर रही हैं, तो आप किस तरह से अपने कामों को कर सकती हैं। ठीक है। साधारण उपकरणों की देखभाल, उसे संभालना और मरम्मत भी उसे आनी चाहिए, तभी वह उपकरणों को उचित रूप से लाभ उठा सकती है। इस प्रकार के ज्ञान से पूर्ण सुघड़ नारी घर को एक स्वर्ग बना सकती है। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। वस्त्र विज्ञान, सिलाई, कढ़ाई एवं कपड़ों की धुलाई और सुरक्षा। सिलाई कढ़ाई भी एक स्त्री के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें जो है गृह विज्ञान में वस्त्र विज्ञान के बारे में पढ़ना होता है। सुंदर, ठीक नाप के और सफाई से सिले वस्त्र मनुष्य के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते हैं। दर्जी से वस्त्र बनवाना बड़ा महंगा पड़ता है। यदि घर में गृहिणी स्वयं वस्त्र सी सके तो धन की काफ़ी बचत कर सकती है। आजकल आप लोग देख रहे हो कि कितने महंगे हो गई है सिलाई। आप अगर 200 रुपये की ब्लाउज़ खरीद रहे हैं तो उसके 300-400 उसके तो बस सिलाई हो जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस आर्थिक लाभ के अतिरिक्त एक लाभ और होता है। प्रत्येक व्यक्ति में रचनात्मक प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है और इसकी संतुष्टि से उसे बहुत अधिक सुख और तृप्ति प्राप्त होती है। जैसे कि अगर गृहिणी में रचनात्मक कार्यों की प्रवृत्ति है तो उसे अगर वो खुद से करती है तो और अपने घर को सजाती है तो एक अजीब ही संतुष्टि उससे मिलती है। जो सुख प्राप्त होता है खुद की रचनात्मकता से घर को सजाने में, वो किसी और से सजवाने में जो है यानी कि किसी और से उस कार्य को करवाने में वो सुख की प्राप्ति नहीं होती है। उससे सुख की प्राप्ति होती है तथा संतोष भी मिलता है। इस कार्य में अपनी बुद्धि, योग्यता, कल्पना शक्ति आदि का प्रयोग करने का नारी को अवसर मिलता है, जिससे उसे आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। वस्त्रों की सुरक्षा का ज्ञान भी गृहिणी को होना आवश्यक है, अन्यथा वस्त्र शीघ्र फट या नष्ट हो जाते हैं। उचित ढंग से धुलाई न करने से भी वस्त्र खराब होते हैं। ऊनी और रेशमी वस्त्रों की धुलाई बाजार से कराना बहुत महंगा भी पड़ता है। अतः वस्त्रों की धुलाई का ज्ञान होने से गृहिणी न केवल वस्त्रों को जल्दी फटने से बचाती है बल्कि आर्थिक बचत भी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित एवं उपभोक्ता अर्थशास्त्र। घर की अर्थशास्त्र सुचारू रूप से चलाना भी गृहिणी का उत्तरदायित्व होता है। अतः उसे गणित का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, बजट बनाना, बचत का विनियोग करने के लिए विभिन्न साधनों आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। 10वां है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र और राजनीति के सामान्य तत्वों का ज्ञान गृहिणी को समाज के प्रति
अपने उत्तरदायित्व का बोध कराता है, जिससे वह अपनी संतान को भी उसी के अनुरूप शिक्षा देने में सफल होती है। उसे शासन द्वारा प्राप्त सुविधाओं का भी ज्ञान हो जाता है, जिसे प्राप्त कर वह लाभ उठा सकती है। उसके बाद से 11वां समाजशास्त्र। इस विषय का अध्ययन गृहिणी को परिवार और समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है, जिससे वह पारिवारिक संबंधों को समझकर अपने परिवार के कल्याण का प्रयास कर सकती है। आगे चलते हैं, बागवानी। यदि घर के साथ खुला स्थान हो और वह गंदा और उजड़ा पड़ा रहे तो गंदगी से हानि होगी और वह उजाड़ सी जगह देखने में बहुत ही बुरी लगेगी। इसी स्थान पर थोड़ी सी हरियाली और फूल पत्ती घर की शोभा को कई गुना अधिक बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी होती है। यदि ज़मीन थोड़ी अधिक हो और कुछ तरकारी फल भी बोए जा सके तो आर्थिक लाभ होने के साथ साथ ताज़ी सब्जियां आपको मिल जाती हैं, ताज़े फल आपको प्राप्त होने लगते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य को जो है बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचता है। इस कारण से बागवानी का जो है सामान्य ज्ञान भी गृहिणी के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गृह विज्ञान के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षा नारी के शारीरिक, बौद्धिक और चारित्रिक विकास में पूर्ण रूपेण सहायक होती है। नारी की निरीक्षण शक्ति बढ़ती है, उसमें स्वच्छता के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और स्वास्थ्यप्रद आदतें पड़ती हैं। उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति संतुष्ट होती है, सौंदर्योपासना के लिए अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। होने से सौंदर्य की परख जो है पर्याप्त मात्रा में आ जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गृह विज्ञान की शिक्षा से नारी का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, तो ये था आपका गृह विज्ञान का महत्व और उसके क्षेत्र। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट भी कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इससे मोटिवेशन मिलता है कि आगे हम और भी अच्छा आपको कंटेंट दे सकें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अब तक वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।